हर कोई अपनी बेटी की शादी बड़े घर में करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि बेटी का होने वाला ससुराल खूब पैसे वाला हो, लेकिन उसके लिए धोखाधड़ी वो तो सही बात नहीं है, क्योंकि धोखे की शादी में क्या होता है देखिए जरा। मैं तो कह रही हूँ ये रिश्ता किसी भी हाल में हाथ से जाना नहीं चाहिए। अरे कैसी बात कर रही हो भाग्यवान, बड़े घर के लोग हैं, उनकी डिमांड लड़की को लेकर क्या क्या है सुना भी है तुमने? हाँ सुना, सुंदर लड़की चाहिए जो मेरी राधा है ही। अरे लेकिन सुंदर के साथ पढ़ी लिखी भी चाहिए जो उनका बिजनेस संभाल ले, समझी? तभी वहाँ राधा आती है। पापा आप तो चुप ही रहिए, हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई करते रहते हैं। अरे माँ ने भी तो पढ़ाई नहीं की है, लेकिन चल रहा है ना घर। हाँ, क्योंकि मेरी किराने की दुकान है, वहाँ सिर्फ आटा चीनी तोलना होता है। जिस घर का लड़का तुझे देखने आ रहा है उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, समझी? कहाँ तक मैनेज करेगी तू? हाय रे, ये कौन सा काम होता है पापा? ये तो मैंने पहली बार सुना है। अरे मेरी लाडो बेटा, काम जो भी हो लेन देन आना चाहिए, वो तो तुझे आता ही है ना। अरे माँ, उसकी तो आप चिंता ही ना करो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं है तुम्हारी बेटी में। आने दो, कौन आता है देख लेंगे। फिर क्या था, सुंदर दिखने वाली अंगूठा छाप राधा को देखने शाम को बड़े व्यापारी के घर से लड़का और उसके माँ बाप आते हैं। कितनी प्यारी सी लड़की है माँ, अगर ये हाँ कर देना तो आप भी अभी हाँ ही कर देना, बाद में बात कर लेना। अरे क्यों उड़ा जा रहा है, देख तो ले कितनी पड़ी है, कल को बिजनेस देख पाएगी कि नहीं। हाँ तो कर लो ना बात, आपको तो बिजनेस की पड़ी रहती है, बहू ना हो गया मैनेजर रखने आए। अरे चुप कर, जब देखो बाप से लड़ता रहता है। सुंदरता का अचार डालना है क्या? पढ़ाई भी जरूरी होती है। आप लोगों का हो गया हो तो हम लोगों से भी बात कर लो। वो क्या है ना, कब से देख रहा है खुसर फुसर चल रही है, घर से बात करके नहीं आए थे क्या? अब बहुत मजाक करने की आदत है मेरी बीवी को। लड़की तो बहुत सुंदर है आपकी। हाँ, सारा मोहल्ला कहता है भाभी जी पर गई है। लेकिन कसम लगे जो मैंने कभी घमंड किया हो। अरे वो पास की शर्मा जी तो जब भी निकलते हैं कहते हैं माँ भी हीरोइन है इसकी। अच्छा, कब बोल रहा था ये शर्मा? साले को बता कर आता हूँ। मैं तो कभी भाभी जी के लिए ये नहीं बोला कि उनके बाल, उनकी आंखें, उनकी चाल माशाल्लाह। मैं क्या बोल रहा हूँ, बिटिया को बाद में देखते हैं। चलिए ना हम लोग मिलकर शर्मा जी की बीवी को ही देखाते हैं। हाँ देखाओ, जाओ, यहाँ बहू देखने आए हैं, लेकिन अपनी सिटिंग बिठाना आप नहीं भूलोगे। खैर, अगर बात को किया जाए कि मामला क्या चल रहा था, तो मामला था राधा की शादी का, जो एक बड़े व्यापारी की बेटी से होनी है, जिन्हें सुंदर के साथ पढ़ी लिखी लड़की भी चाहिए। अब हाँ तो राधा बेटा, आपने कितनी पढ़ाई की है? राधा धीरे से हथेली खोलकर देखती है जहाँ 3 शब्द लिखे होते हैं, MBA। जी मैंने MBA किया है। अरे वाह बेटा वाह, मैनेजमेंट वाली हो, तब तो बिजनेस को खूब अच्छे से समझोगी। भाई वाह, हमें लड़की पसंद है जी। मैं भी 2-4 सवाल पूछ लूं? MBA तो है, लेकिन बेटा घर के मैनेजमेंट के बारे में क्या विचार है? विचार मैनेजमेंट घर का, वैसे मैनेजमेंट मतलब दरअसल अंगूठा छाप राधा को मैनेजमेंट का मतलब भी नहीं पता था। मजाक बहुत करती है ये। बिल्कुल मेरी तरह। वो दरअसल ये कहना चाहती है कि जिस घर में आपके जैसी महिला हो उस घर का क्या मैनेजमेंट जी, वो तो आपने अच्छे से संभाला ही होगा। जी वैसे ये बात तो बिटिया ने सही कहा, मेरा पूरा घर मैं कंट्रोल करती हूँ। यहाँ भी आना था तो सारी मर्जी मेरी ही चली है। चलिए, रिश्ते को मेरी भी हाँ है। चलो फिर राधा, हम लोगों के साथ घर चलो। अच्छा, मैं कपड़े पैक करके आती हूँ। बेटा शादी करके दुल्हन लाते हैं,
जल्दी करा देंगे शादी। वैसे बिजनेस हमने ना बहुत फैला लिया है। आप जल्दी से बहू आए और ज्वाइन कर ले, काम संभाल ले। क्या है पापा, फिर से बिजनेस? अरे मेरी शादी कराने आए ना, कोई न्यू ज्वाइनिंग हायर करने। आप भी ना। खैर, हो जाती है राधा की शादी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करने वाले मयंक के साथ। फिर क्या, शादी के बाद हाँ तो राधा बेटा, ये सारी फाइलें हैं, जरा देख लेना ध्यान से, और शाम को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बता देना, मैं आगे के लिए भेज दूंगा। पेमेंट कराना है ना। राधा कांपते हाथों से फाइल तो ले लेती है, लेकिन हे भगवान, ये क्या है? इतने सारे कागज एक साथ मैंने कभी अपने रफ रजिस्टर में भी नहीं देखे हैं। ये क्या है? तभी राधा को आइडिया आता है। वो चक्कर खाकर गिर जाती है। हाय रे, मेरी बहू को क्या हो गया? माँ, जूता सूंघा दो, उठ जाएगी। छी छी, नहीं। आ गया होश। कमजोरी लग रही है। वो क्या है ना, लग रहा है कि शादी की थकान है, गई नहीं है। मैं सोने जा रही हूँ। राधा कमरे में चली जाती है और पीछे छोड़ जाती है वो सारी फाइलें जो कि राधा के लिए काला अक्षर भैंस बराबर की थी। शाम को ससुर जी, अरे राधा बिटिया, वो कल से तुमको ऑफिस आना पड़ेगा। कोई फॉरेन से डेलीगेट्स आ रहे हैं। हाय रे, अब ये कौन होते हैं? क्या करने आ रहे हैं? मुझसे क्या क्या पूछेंगे? माँ को फोन करती हूँ। राधा माँ को फोन करती है और सारी बात बताती है। अरे बेटा, कोई आ ही रहा है ना, कोई आता है तो क्या करते हैं? माँ अच्छा खाना बनाते हैं, खिलाते हैं, जाते वक्त गिफ्ट देते हैं। बस यही करना मेरी बेटी। चल बेटा, रखती हूँ। गोलमाल आ रही है ना, मुझे देखना है। अगले दिन राधा ससुर के साथ ऑफिस जाती है और साथ ले जाती है ढेर सारा घर का बना खाना और साथ में कुछ ट्रेडिशनल साड़ी और कुर्ता। वहाँ एक विदेशी कपल खड़ा होता है। ये मेरी बहू है और यही मेरा बिजनेस देखेगी। वेलकम। हम लोगों ने आपके लिए खास खाने का इंतजाम किया है। पहले खाना खा लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। बहू सभी को खाना खिलाकर उन्हें गिफ्ट देती है। जितना समय बीत जाता है उतना बिताकर जैसे ही काम की शुरुआत होती है, पापा मुझे फिर से चक्कर आ रहा है, मैं घर जा रही हूँ, सॉरी। बहू घर आ जाती है। वो पूरे रास्ते परेशान रहती है कि कहीं सबको उसके अंगूठा छाप होने के बारे में पता ना चल जाए। वो डरती रहती है कि शाम को ससुर क्या कहेंगे। लेकिन शाम को जब ससुर घर आते हैं तो राधा, ओ राधा बहू, कहाँ हो? गई भैंस पानी में, आज तो मैं गई। राधा ससुर के सामने आती है। मान गया बिटिया, आजकल के बच्चों की इनडायरेक्ट मार्केटिंग। क्या हो गया? मिल गया क्या ऑर्डर जिसके लिए बहू को लेकर गए थे? अरे बहू ने जो खाना बनाया, उसके मसाले और गिफ्ट के कुर्ते और साड़ी का बल्क में ऑर्डर आया है। वाह बहू वाह। ये सुनकर राधा तो खुश है, लेकिन यही सोच रही है कि ये इनडायरेक्ट मार्केटिंग होती क्या है। राधा दिखने में बहुत सुंदर थी, सबका ख्याल रखती थी और घर के सारे काम भी कर लेती थी, लेकिन उसके अंदर बुद्धिमानी थोड़ी कम थी। उसे किसी भी बात को समझने में और लोगों की तुलना में वक्त कुछ ज्यादा ही लग जाया करता था। इसकी वजह से कमला जी कभी कभी अपनी बहू से बहुत परेशान हो जाती थी। कमला जी का बेटा यानी कि राधा का पति महेश भी राधा से इस बात पर बार बार चिढ़ जाता। एक दिन शाम के वक्त, राधा सुनो, टेबल पर कुछ गंदा सामान रखा है, उसे अच्छी तरह से धोकर साफ कर दोगी ना? जी बिल्कुल, जैसा आप कहें। मैं क्या कभी आपको मना करती हूँ? अरे बहू, लेकिन पहले ठीक से देख ले, कहीं कोई ऐसी चीज ना हो जो धोने वाली ना हो। मम्मी जी क्यों चिंता करती हैं? मैं सब कुछ देख के संभल कर ही करूंगी। राधा जल्दी से जाती है और टेबल पर रखी सारी चीजों को रगड़ रगड़ कर धो देती है। कुछ देर के बाद, अरे ये तुमने क्या किया? टेबल पर रखा हुआ लैपटॉप भी धो दिया? हाँ, आपने ही तो कहा था ना, टेबल पर रखी सारी चीजें धो देना। अरे बहू, लेकिन लैपटॉप भी कोई धोता है क्या? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता, धोने से लैपटॉप खराब हो जाता है? तभी तो मैं ऐसे मोटी बुद्धि की बहू कहती हूँ। काम तो सारा करवा लो, लेकिन क्या करना है क्या नहीं करना, इसे कुछ नहीं पता।
लेकिन मम्मी जी इनका लैपटॉप बहुत गंदा हो रहा था, उस पर खूब सारी मिट्टी भी जमा हो रखी थी। अरे लैपटॉप के ऊपर मिट्टी जमा हो रखी थी तो तुमने उसे अच्छी तरह धोकर बाहर तार पर सुखा दिया। ऐसा कोई करता है क्या? सही कहती है माँ, मोटी बुद्धि हो तुम, मोटी बुद्धि। लो कर लो बात, एक तो दिल से सारा काम करके दिया, अच्छे से रगड़ रगड़ कर साफ कर दिया, और ऊपर से कहते हो कि मोटी बुद्धि हूँ। एक दिन राधा सब्जी मंडी में सब्जी लेने के लिए गई। जाने से पहले उसने अपनी सास से पूछा, मम्मी जी जरा बता दीजिए ना क्या क्या सब्जियां लेकर आनी है, फिर मैं कुछ उल्टा सीधा ले आऊंगी और आप मुझे मोटी बुद्धि वाली बहू कहकर बुलाएंगी। देख बहू, भिंडी, लौकी और आलू लेकर आना, और हाँ खीरा जरूर ले आना, महेश को बहुत पसंद है। ठीक है मम्मी जी, जो जो सब्जियां आपने कही है सारी की सारी ले आऊंगी। अच्छा सुनो बहू, वो बाजार में 2 तरह के खीरे आते हैं, एक देसी वाला एक चाइनीज वाला। हाँ तो मम्मी जी कौन सा वाला लाना है? चाइनीज वाला थोड़ा नरम होता है तो महेश को बहुत पसंद है, देसी खीरा वो खाता ही नहीं। राधा सब्जी लेने के लिए सब्जी वाले की दुकान पर जाती है और सब्जी वाले से खीरा मांगती है। भैया जी चाइनीज खीरा दे दीजिए ना, पूरा 1 किलो दीजिएगा, हमारे इनको ना ये वाला बहुत पसंद है। लेकिन तभी सब्जी की दुकान पर खड़े हुए 2 लोगों को बातें करते हुए सुनती है। अरे भाई, तुमने सुना हमारे देश में चाइनीज चीज़ों का बहिष्कार हो रहा है। सही कहते हो भाई, चाइना की बनी हुई चीज़ों को हमें खरीदना नहीं चाहिए। अरे इन लोगों ने हमारे देश में तबाही मचा रखी है। ये सुनते ही राधा ने सब्जी वाले से कहा, देखो भैया वो चाइनीज वाला खीरा मत देना। ठीक है बहन जी, देसी वाला दे देता हूँ। कुछ देर बाद राधा सब्जियां लेकर घर लौटती है। क्या हुआ बहू, चाइनीज खीरा नहीं था क्या बाजार में जो ये वाला लेकर आ गई? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने सोचा कि हम लोगों को भी अपने देश की भलाई का काम करना चाहिए। अब खीरा खरीदने में देश की भलाई कैसे होगी, जरा हमें भी समझाओ। अरे मैंने 2 आदमियों को बातें करते हुए सुना था, बोल रहे थे कि चाइना की बनी हुई चीजों को काम में नहीं लेना चाहिए। हाँ तुम्हारी बात तो सही है, चाइना की बनी हुई चीज़ों का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अरे पर इसका खीरे से क्या लेना देना? अरे मम्मी जी चाइनीज खीरा मतलब चाइना का बना हुआ खीरा, तो मैंने सोचा मुझे इसे नहीं खरीदना चाहिए। हे भगवान, अरे इतना तो दिमाग चलाती, हमारे देश में मिलने वाला खीरा कोई चाइना से थोड़ी ना आता है। सब्जी वाला क्या रोज चाइना जाकर खीरा खरीदता है? अरे बहू, चाइनीज खीरा उसका सिर्फ नाम है, उगता तो वो हमारे देश में ही है। तू भी ना कमाल करती है कभी कभी। सही कहती है मम्मी जी, बाकी सब ठीक है, लेकिन राधा सच में है तो मोटी बुद्धि। बेचारी राधा सबके मुंह से खुद के लिए मोटी बुद्धि सुनकर परेशान हो जाती है, लेकिन अपने सीधे साधे स्वभाव की वजह से वो किसी से कुछ नहीं कहती, चुपचाप सब काम करती रहती है। सब लोग उसे थोड़ा सा बेवकूफ़ भी समझते हैं, लेकिन असल में राधा दिल की बहुत अच्छी थी। और फिर एक दिन अचानक से कमला जी की तबीयत बिगड़ जाती है। ये अचानक क्या हो रहा है, मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बहू राधा, जरा इधर तो आओ। क्या हुआ मम्मी जी, आप ठीक तो है ना? अचानक आपकी तबीयत को क्या हुआ? लगता है मुझे दिल का दौरा पड़ा है बहू, मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ऐसा मत कहिए मम्मी जी, ये तो भी घर पर भी नहीं है, मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे जल्दी से अस्पताल ले चल, बहुत दर्द हो रहा है बहू। ठीक है मम्मी जी, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने में थोड़ी देर लगेगी। एक काम करिए, तब तक आप ये वाली दवा खा लीजिए। लेकिन बहू, ये दवाई किस चीज़ की है? खा लीजिए मम्मी जी, मुझ पर भरोसा कीजिए। कुछ देर बाद महेश और राधा कमला जी को अस्पताल में एडमिट करवा देते हैं। क्या आप में से किसी ने इनको कोई दवाई दी है? नहीं डॉक्टर साहब, मैंने तो कोई दवाई नहीं दी। डॉक्टर साहब, मैंने मम्मी जी को एक दवाई दी थी। राधा, तुमने डॉक्टर से बिना पूछे मम्मी जी को दवाई दे दी? मैं क्या करती, मम्मी जी को बहुत दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा उनको दर्द की दवाई दे देती हूँ। लेकिन ये कोई ऐसा वैसा दर्द नहीं था मैडम, ये हार्ट अटैक था, कुछ भी हो सकता है।
देखा राधा, तुम्हारी मोटी बुद्धि की वजह से आज मम्मी जी की जान चली जाती। तुम्हें जरा तो सोचना चाहिए था। अरे नहीं नहीं, आप अपनी पत्नी को बेकार में ही डांट रहे हैं। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। क्या मतलब डॉक्टर साहब? मेरी माँ ठीक तो है ना? आपकी माँ बिल्कुल ठीक है, और वो भी उस दवाई की वजह से जो इन्होंने उनको दी थी। अगर उस वक्त इनको दवाई नहीं मिलती तो वो बच नहीं पाती। ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन मेरी पत्नी को तो इतनी अकल ही नहीं है कि वो किसी को हार्ट अटैक की दवाई दे सके। आप मुझे बताइए, राधा जी आपने क्या सोचकर अपनी सास को दवाई दी थी? वो क्या है ना डॉक्टर साहब, मम्मी जी को बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा मम्मी जी को सर दर्द की दवाई दे देती हूँ। देखा डॉक्टर साहब, मैंने कहा था ना मेरी बीवी एकदम मोटी बुद्धि की है। वो तो भला हुआ कि माँ को कुछ हुआ नहीं। आपकी माँ को कुछ हो भी नहीं सकता था, क्योंकि आपकी बीवी ने जो गोली दी थी वो खून पतला करने की दवाई थी। इसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आते आते रुक गया। आपको आपकी पत्नी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझे माफ कर दो राधा। मैं और मेरी माँ तुम्हें हमेशा मोटी बुद्धि कहते रहे, लेकिन आज तुम्हारी इस मोटी बुद्धि की वजह से मेरी माँ की जान बच गई। तुम वाकई में बहुत अच्छी हो।